देखो आप पढ़ रहे हैं NCERT कक्षा 12 लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी। पाठ नंबर 2, पाठ नंबर 1 साझेदारी बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और आज है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, भाग 1। ये इसका पहला वीडियो है। शुरू करते हैं, ठीक है। पाठ नंबर 2 पढ़ते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ठीक है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्गठन का क्या मतलब हुआ कि उनके बीच में जो वर्तमान में उनके बीच में जो एग्रीमेंट हो रखा है पार्टनरों के बीच में, उस एग्रीमेंट में किसी कारणवश बदलाव हुआ हो, किसी भी कारणवश चेंजिंग हुई हो, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है, जो वर्तमान में उनके बीच में जो एग्रीमेंट हो रखा है, वो तो हो जाता है एंड यानी कि समाप्त। नया एग्रीमेंट की शुरुआत होती है, यानी पार्टनरों के बीच में जो वर्तमान में एग्रीमेंट हो रखा है, किसी भी कारणवश अगर उस एग्रीमेंट में बदलाव होता है तो जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो समाप्त होता है और नया एग्रीमेंट है वो शुरू होता है। इस स्थिति को, इस पोजीशन को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्गठन। अब मोड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी वो पोजीशन, वो मोड, वो स्थितियां जिसकी वजह से एक पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है। 4 पोजीशन बताई है। एक तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है, उस स्थिति में भी उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लाभ हानि बांटने का रेशियो है, वो बदल जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है, जिसके फलस्वरूप एक नए एग्रीमेंट का जन्म होता है। तो इस स्थिति में भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है। इसके अलावा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वर्तमान में जो पार्टनर है वो किसी कारणवश अपना लाभ हानि बांटने का जो रेशियो है उनमें वो चेंजिंग करे, बदलाव करे, तो नया एग्रीमेंट बनता है। इस वजह से भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है फर्म का। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी किसी भी साझेदार का रिटायरमेंट। देखो पार्टनरशिप फर्म का जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से पार्टनरशिप फर्म का कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, एग्रीमेंट होता है। एक पार्टनरशिप ऐसी होती है जिसके अंदर कोई भी पार्टनर स्वैच्छिक अपनी इच्छा से जब चाहे रिटायरमेंट ले सकता है, चाहे वो अपनी बैड हेल्थ, स्वास्थ्य की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, या जो यूं कहें कि बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहा जिसकी वजह से वो रिटायरमेंट लेता है। तो इस स्थिति में भी उनका लाभ हानि रेशियो वो चेंज होता है और इनका एग्रीमेंट होता है वो दूसरा बनता है, चेंज होता है। इस स्थिति में भी रिकंस्ट्रक्शन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। चौथी पोजीशन डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है उस स्थिति में भी उनका जो लाभ हानि रेशियो वो चेंज होता है, जिसकी वजह से उनका एग्रीमेंट चेंज होता है, फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो ये 4 पोजीशन है जिसकी वजह से, जिसके कारण एक पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है, या उनका जो वर्तमान में लाभ हानि रेशियो है उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, या रिटायरमेंट होता है। कोई पार्टनर, वर्तमान में जो पार्टनर है वो रिटायरमेंट हो रहा है, उसकी वजह से भी पुनर्गठन होता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर। 4 पोजीशन है। पहली पोजीशन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर,
देखो, फर्म को जब कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, या मैनेजमेंट में पार्टनरों को ये लगता है कि मैनेजमेंट में हेल्प चाहिए, कोई नया एडमिशन पार्टनर आए, या एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, उस स्थिति में एक नए पार्टनर को वो एडमिशन देते हैं। तो जब उनके बीच में कोई अन्य प्रकार का एग्रीमेंट न हो रखा हो, अगर उनके बीच में एक पार्टनरशिप फर्म को एडमिशन को लेके उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखा है, तो उस प्रकार से एडमिशन होगा। और अगर इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार एक नए पार्टनर का एडमिशन, प्रवेश सभी पुराने साझेदार या जो वर्तमान में जो साझेदार है उन सब की सहमति के बगैर नहीं होगा। यानी जब तक उनके बीच में दूसरे प्रकार का या कोई अलग उनके बीच में कोई एग्रीमेंट न हो रखा हो, उस स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार सभी वर्तमान में जो पार्टनर है उनकी सहमति से ही नए पार्टनर का प्रवेश होगा। तो जब एक नए पार्टनर का फर्म में प्रवेश होता है, तो उस स्थिति में अकाउंटिंग कार्य, लेखांकन कार्य कैसे किया जाता है, हम इस अध्याय में, इस पाठ नंबर 2 में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये सीखेंगे कि जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उस संबंधित अकाउंटिंग कार्य कैसे किया जाता है, वो हम सीखेंगे। अब देखो, जब एक नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उसको 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एक तो फर्म की जो संपत्तियां होती है उसमें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, और दूसरा राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है उसमें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, यानी जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उसको 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो फर्म की जो संपत्तियां हैं उसमें हिस्सेदारी, और दूसरा फर्म के जो लाभ है आगे के उसमें हिस्सेदारी। 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए नया साझेदार एक एग्रीड अमाउंट, यानी उनके बीच में जो राशि निर्धारित होती है उस राशि के कैपिटल के रूप में वो राशि फर्म में लाता है। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनके बीच में जो राशि निर्धारित होती है वो राशि एज ए कैपिटल वो फर्म में लाता है, या तो वो नकदी लाता है, या उस राशि के बराबर, उस राशि की वैल्यू के हिसाब से फर्म में कोई संपत्ति लाता है, कोई अन्य चीज लाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक नई फर्म जो होती है, नई फर्म, उसकी अपेक्षा पहले से स्थापित एक वेल सेटल्ड फर्म जो होती है उसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, चाहे वो प्रसिद्धि के कारण ही हो, कुछ भी हो, यानी एक नई फर्म की अपेक्षा जो पहले से स्थापित फर्म है उसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। यानी नॉर्मल प्रॉफिट से उसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, इस वजह से, इसी कारण वह अपने पूंजी के अलावा, कैपिटल के अलावा कुछ राशि एडिशनल रूप में लाता है। किस लिए? यानी कि जैसे मान लो 50,000 रुपये वो पूंजी के रूप में फर्म में लाता है। अब यूं समझो कि 50,000 रुपये को वो अगर कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसको जो नॉर्मल रेट से रिटर्न प्राप्त होता है, और यही 50,000 रुपये यहाँ पर वेल सेटल्ड कोई फर्म है उसमें लगाए तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट नॉर्मल रेट से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि
फर्म जो है वो वेल सेटल्ड है, स्थापित हो चुकी है, ग्रोथ कर चुकी है। यानी नई जो फर्म होती है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, और वेल सेटल्ड फर्म है वो ग्रोथ कर चुकी है, उसका प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है, और इस प्रॉफिट में वो हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी के अलावा कुछ एडिशनल राशि लाता है। चूंकि नॉर्मल रेट से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, तो कुछ जो एडिशनल राशि लाता है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम या गुडविल। ठीक है। अब देखो, नए साझेदार के प्रवेश करने की वजह से पुराने जो साझेदार होंगे उनका हिस्सा कम होगा। जैसे पहले मान लो कि वो इक्वल दो साझेदार थे, ए और बी, ओके, और वो अपना लाभ है वो इक्वल बांटते थे। ठीक है। जैसे कि उनको सपोज उदाहरण के तौर पर उनको किसी साल 100 रुपये का लाभ हुआ, तो बराबर बराबर बांटेंगे, तो उनके हिस्से में आएगा 50 और 50, इक्वल। अब एक नया साझेदार आ गया सी, और अब ये बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो इस हिसाब से देखें तो अब इनका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, यानी कि 33 रुपया, 33 रुपया, 33 रुपया। तो इस नए पार्टनर की वजह से इन दो पुराने पार्टनरों का हिस्सा है वो पहले की अपेक्षा कम हुआ है, यानी उनको लॉस हुआ है। तो इस लॉस की भरपाई के लिए, इस लॉस की क्षतिपूर्ति के लिए ये राशि लाई जाती है, और ये लोग इस गुडविल को पुराने पार्टनर है वो बांटते हैं। ठीक है। नए साझेदार के प्रवेश के समय इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है, नया रेशियो बन जाता है। ठीक। तो इस नए रेशियो की कैलकुलेशन कैसे की जानी है, इस पॉइंट में हम सीखेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग का भी हम बाद में देखेंगे। पहले ये समझो सेक्रीफाइसिंग का मतलब हुआ, जैसे इनका हिस्सा पहले था 50-50 रुपए, और इसके प्रवेश की वजह से इनका हिस्सा कम हो गया, यानी 33 इसका हुआ, 33 इसका हुआ। पहले ये 50-50 रुपए प्राप्त कर रहे थे, अब ये 33-33 रुपए प्राप्त कर रहे हैं। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 17 रुपए इसके कम हुए, इसका कितना कम हुआ, 17 कम हुआ। तो जो हिस्सा कम होता है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। तो इन ए ने 17 रुपये सेक्रीफाइस किए, बी ने 17 रुपये सेक्रीफाइस किए, तो इनका रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1। इनका सेक्रीफाइसिंग का रेशियो कितना हुआ, 1:1, यानी 17 इसका, 17:17। ठीक है। तो इनका जो रेशियो हुआ है 1:1, यानी इस रेशियो में ये अपना हिस्सा है वो त्याग करेंगे। तो ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस पॉइंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस पॉइंट में हम ये सीखेंगे। तीसरा पॉइंट है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा उसकी कैलकुलेशन, यानी वो कितनी राशि लाएगा, और उसका एडजस्टमेंट, यानी कि जो नए पुराने पार्टनर है इस गुडविल को बांटेंगे तो वो किस हिसाब से बांटेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नए पार्टनर के प्रवेश के समय फर्म की जो संपत्तियां हैं उनका पुनर्मूल्यांकन होगा, और लायबिलिटीज जो है फर्म की उनका भी पुनर्मूल्यांकन होगा। तो इस पॉइंट के अंदर इसकी कैलकुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी जो पुराने पार्टनर है वो पीछे के जो प्रॉफिट होते थे उन प्रॉफिटों में से कुछ राशि रिजर्व के तौर पर बचा के रखते थे इमरजेंसी के लिए। तो उस रिजर्व को, इस रिजर्व पर उन पुराने पार्टनर का अधिकार है। तो ये लोग पुराने पार्टनर इन रिजर्व को, इन लाभों को किस हिसाब से बांटेंगे, इसकी कैलकुलेशन। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर के आने के बाद में इनकी पूंजी का एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो इन पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप
आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।